दोस्तों मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। ऐसे क्वेश्चन जो आप मौजवानी भी सॉल्व कर सकते हो, केवल देखने में टफ हो सकता है आपको लगे। त्रिकोणमिति, ठीक है। पहले इसी को समझ लेते हैं कि त्रि का मतलब आपको पता होगा कि 3 होता है। कोण, तो कोण आप जान रहे हो। मिति का मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। तो यहां पर 3 कोण और भुजा, तो आपको पता है कि 3 कोण किस में होते हैं? त्रिभुज में। जो 3 कोण होते हैं वो दोस्त किस में होते हैं? त्रिभुज में। 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं, यानी कि त्रिभुज की अगर परिभाषा हम आपको बताएं, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे 1 2 3 ये 3 भुजाएं और आकृति बंद हो जाए, 3 भुजाएं जैसी भी बने, ये आकृति बंद होनी चाहिए। ऐसी 3 भुजाएं नहीं कि ये 3 भुजा हो गई, ऐसी 3 भुजाएं नहीं कि ये 3 भुजा हो गई। आकृति जो बनेगी 3 भुजाओं से वो कैसी होनी चाहिए? बंद आकृति। अब समझिए, आपको ये समझ में आ गया कि त्रिभुज कैसा होगा। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। ठीक है, 3 भुजाएं होंगे तो 3 कोण भी होंगे। और एक कोण का निर्माण कैसे होता है? 2 भुजाओं में जो झुकाव होता है, ये जो झुकाव है, एक भुजा ऐसी है दूसरी है, इसका जो झुकाव है इसी को हम कोण कहते हैं। और कोण झुकाव ही दर्शाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको 3 भुजाएं बनाएंगे तो यहां कोण भी कितने आएंगे? 3 आएंगे। 3 भुजाएं और 3 कोण आएंगी। तो थोड़ा सा मैं त्रिभुज की प्रॉपर्टी आपको बता देता हूं, फिर मैं त्रिकोणमिति शुरू करता हूं। ठीक है, कुछ त्रिभुज की प्रॉपर्टी आप देखें, समझिए। त्रिभुज तो हमने बता दिया आपको कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। अब जो त्रिभुज है वो भुजाओं के आधार पर अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। अभी मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूं, तो ये भुजाओं के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु, दूसरा समद्विबाहु और एक विषमबाहु। ठीक है, ये हो गया भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर अभी एक को मैं बता रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, फिर इस पे आते हैं, थोड़ा सा इसकी जानकारी हो जाए। कोण के आधार पर क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। इनके बारे में समझिए। समबाहु त्रिभुज तो सब जो भी त्रिभुज की बात आएगी तो वो हमने बताया 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब ये एक फिगर हो गया त्रिभुज का। तो यहां पर हम मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी, इसके सामने की भुजा ए, इसके सामने की भुजा बी, इसके सामने की भुजा स्मॉल सी। इसको हम लिखते हैं, एंगल को अल्फाबेट में बड़े अक्षरों से और भुजाओं को छोटे अक्षरों से। तो ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी। इस तरह से आपको किताबों में लिखा मिलेगा। आप कुछ भी लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्स वाई जेड भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस भुजा को अगर देखें, ये जो भुजा है बी से सी तक क्या दर्शा रहा है? भुजा। बी से सी तक जो भुजा दर्शा रहा है उसी को हमने क्या कहा है? ए। तो आप इसको ए कहो या बी सी कहो, बात एक ही है। ये क्या दर्शाएगा? भुजा को। बी सी, ए बी, ए सी। ठीक है, तो ए से सी तक की दूरी, अगर हमने कहा ए बी तो ए से बी तक की दूरी या उसकी लंबाई, इसको केवल ए लिखा जाएगा तो वो केवल शीर्ष को दर्शाएगा या तो कोण को दर्शाएगा। अगर हम केवल ए लिख रहे हैं तो या तो इस शीर्ष बिंदु को दर्शाएगा और या तो इस एंगल को दर्शाएगा। तो अगर ये ए लिखा हुआ है तो ये शीर्ष को दर्शाएगा, और अगर ऐसा लिख दिया गया तो ये कोण को दर्शाएगा। अगर ये कोण थीटा है तो ये किसको दर्शा रहा है? थीटा को।
ठीक है, एक एक चीज समझ लेंगे। केवल बिंदु लिखा हुआ है, केवल ये लिखा है तो ये शीर्ष को दर्शाएगा, यानी इस बिंदु को दर्शा रहा है। जैसे एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोने हो गए, 3 भुजाएं होती है, 3 कोण हो गए। तो ये शीर्ष यानी इस बिंदु को, तो हम इस सी वाले बिंदु को दर्शाएंगे तो केवल सी लिखेंगे। अगर इस कोण को दर्शाना है तो इसके आगे ऐसे कोण लगाएंगे, ये निशान है सिंबल का, ठीक है। तो कोण एक ही बात होगी, ये सब बीच में आएंगे। अभी हम इसमें कोण की बात करेंगे तो कोण भी आएगा, भुजा भी आएगी। ये जो है कोण और भुजा, 3 भुजाओं और 3 कोण तो होते किसमें है? त्रिभुज में। 3 भुजाओं यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोणों में ये संबंध दर्शाता है। यही हम त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ते हैं। कोई आपसे पूछे त्रिकोणमिति क्या है या त्रिकोणमिति में हम क्या अध्ययन करते हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों और भुजाओं में संबंध का अध्ययन करते हैं, वही क्या है? त्रिकोणमिति। समझिए, इस कोण ए को, जैसे हमने कहा ये कोण ए है, इतना लिखना सफिशिएंट है। ये नहीं दर्शा रहा है कोण इधर से बनाया गया कि ये इधर से बनाया गया, जैसे ये रेखा ऐसे बनी है या ऐसे बनी है ये नहीं पता। लेकिन अगर हम यहां लिखें बी ए सी, कोण बी ए सी, तो अब ये बीच वाला जो लिखा गया है ये कोण दर्शाएगा। बीच में जो लिखा गया है बी ए सी में ए जो होगा वो कोण दर्शाएगा, और बी ए सी क्या दर्शाएगा? बी से होते हुए ए तक और ए से होते हुए सी तक। बी से ए और ए से सी तक गए हैं तो जो एंगल बन रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे बन रहा है, ठीक है, इस तरह से ऐसे बन रहा है। और ये दोनों एक ही चीज है कह सकते हैं। दोनों के कोण के जो मान होंगे वो तो समान होंगे, इनके लिखने के तरीके अलग हैं, ठीक है। इसी तरह आप इसको कह सकते हो ए बी सी, तो ये एंगल दिखाएगा, और इसको कोण बी भी लिख सकते हो, तो ए बी सी भी कह सकते हो, कोण बी भी कह सकते हो। इतनी बात तो क्लियर हो गई। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। कैसे? एक सीधी रेखा थी दोस्त, एक सीधी रेखा पर यहां पर कितना एंगल बनेगा? 180 अंश। नीचे आप देखोगे तो 180 अंश, यानी एक चक्र पूरा करने पर 360 अंश बनता है, तो हमने ले लिया 180 अंश। अब इस रेखा को हमने यहां से मोड़ दिया और इस रेखा को हमने यहां से मोड़ दिया, तो जो 180 अंश यहां पूरा था वही घूम करके यहां पर 3 भागों में बढ़ गया। अब ये कोण यहां नहीं बना, यहां बन गया, यहां बन गया, यहां। तो जो एक सीधी रेखा पर 180 अंश था उसको हमने मोड़ दिया, 3 भागों में बढ़ गया। अब वो 3 भाग बराबर भी हो सकते हैं कोण के, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इनका जो ए बी सी, अगर कोण ए, कोण बी और कोण सी की बात करेंगे तो दोस्त इसका जो टोटल योग होगा वो हमेशा 180 अंश होगा। ये हर एक त्रिभुज के लिए अप्लाई होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कोई भी कोण इसके वो एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, उनके आधार पर इनके नाम दिए गए हैं, वो देखते हैं। फिर इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके अतिरिक्त कुछ और प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं। और भी सपोज करिए कि ये 90 अंश है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। इसको मान लेते हैं 30 अंश है, ये 60 अंश है, ऐसा या कुछ भी होगा ये। तो हमने बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। अगर ये एक 90 हो गया तो शेष दोनों मिलके 90 होंगे, शेष दोनों मिलके 90 होंगे। और अगर एक कोण कोई त्रिभुज में समकोण, एक कोई कोण अगर त्रिभुज में 90 अंश है तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और किसी त्रिभुज में एक ही कोण समकोण हो सकता है, 2 कोण समकोण नहीं बन सकते। 2 कोण समकोण नहीं हो सकते कभी, या 2 कोण अधिक कोण नहीं हो सकते, 2 या तीनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं। किसी त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं, तीनों कोण अधिक कोण कभी नहीं हो सकते, तीनों कोण समकोण नहीं हो सकते। किसी त्रिभुज के 2 कोण भी समकोण नहीं हो सकते, 2 कोण भी अधिक कोण नहीं हो सकते, लेकिन 2 कोण न्यून हो सकते हैं, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी है। तो अभी हमने इसको बनाया 90 अंश, तो इसका मतलब ये अगर एक एंगल इसका 90 अंश है तो ये कोण जो कहलाएगा समकोण, समकोण कहलाएगा। इस पूरे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहेंगे, इस पूरे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहेंगे। मान लेते हैं इसकी भुजा 3, इसकी भुजा 4, इसकी भुजा 5 है। तो इसमें और क्या रखना है? याद ये रखना है आपको कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होगी। कोण बड़ा होगा तो उसके सामने की भुजा बड़ी होगी, कोण छोटा होगा तो उसके सामने की भुजा छोटी होगी। भुजा छोटी होगी तो कोण भी छोटा होगा।
अगर हम कहें भुजा छोटी है तो उसके सामने का कोण छोटा होगा, भुजा बड़ी है तो उसके सामने का कोण बड़ा होगा, भुजा बड़ी है तो उसके सामने का कोण बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा कंपैरिजन में। अगर ये 3 है यहां एंगल x होगा और ये 4 है यहां एंगल y होगा, तो आप कह सकते हैं कि 4 के सामने की जो कोण है, भुजा 4 जो है इसके सामने का एंगल और 3 के सामने का एंगल, तो x लेस देन होगा किससे, y से। x है किसके सामने, 3 के, y किसके, 4 के, तो 4 वाला बड़ा है, 4 भुजा यानी भुजा, बड़ी भुजा के सामने का एंगल भी बड़ा होगा, तो यहां से निष्कर्ष क्या निकलेगा, y बड़ा होगा किससे, x से, y बड़ा होगा किससे, x से। बताइए बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगर हम यहां पे एंगल दे दे, एंगल अगर हम इसको दे दे 60 अंश और 30 अंश, तो अब आप देखो कि 30 अंश के सामने की भुजा यहाँ 3 है, 60 के सामने की भुजा 4 है और यहां पर 90 के सामने की भुजा 5 है। तो अगर एंगल लेते हैं तो 60 के सामने की भुजा अगर ये नहीं पता है, सपोज करिए नहीं पता है, तो इसके सामने की भुजा को अगर हम मान लेते हैं P, इसके सामने की भुजा को अगर हम Q मान ले, तो 60 के सामने लिखा हुआ है P और 30 के सामने लिखा हुआ है Q। तो इसका मतलब यही है कि 30 के सामने वाली भुजा सदैव छोटी होगी और 60 के सामने वाली भुजा सदैव बड़ी होगी, क्योंकि एंगल बड़ा होगा तो उसके सामने की भुजा भी बड़ी होगी और भुजा बड़ी है तो उसके सामने का कोण भी बड़ा होगा। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों चीजें एक दूसरे के, दोनों पे कोण को अगर आप कहते हो तो भुजा पे उसका निष्कर्ष निकल आएगा, आप भुजा को बता रहे हो तो कोण से निष्कर्ष निकल आएगा कि कोण बड़ा है तो भुजा बड़ी होगी और भुजा बड़ी है तो कोण बड़ा होगा, कोण छोटा है तो भुजा छोटी होगी और भुजा छोटी है तो कोण छोटा होगा। अब आते हैं यहां पे, देखिए हम ये बता रहे थे कि तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 अंश। तो यहां पर अगर आए हम सबसे पहले समबाहु त्रिभुज में, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु, सम का मतलब समान हो गया, बाहु का मतलब भुजा, समान भुजा वाला त्रिभुज, समान भुजा वाला त्रिभुज x x x, तीनों भुजाएं समान। तो अभी हमने आपको प्रॉपर्टी क्या बताई कि कोण अगर बड़ा होगा तो सामने की भुजा बड़ी होगी, अगर कोण बराबर होंगे, कोण बराबर होंगे तो सामने की भुजा बराबर होंगी, अगर भुजा बराबर है तो सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो यहां भुजा बराबर हो गई, समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब समान बाहु, समान भुजाएं। अगर ये x है ये x है तो इसके सामने का एंगल अगर ये थीटा है तो इसके सामने का एंगल भी थीटा होगा। समान भुजाओं के संगत कोण क्या होंगे, समान होंगे। बड़ी भुजा होगी तो बड़ा होगा, तो यहां कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, तो सभी क्या होंगे, समान। तीनों एंगल भी समान होंगे, तीनों भुजाएं भी समान होंगी। अब दूसरी चीज क्या कि कोण में जो कोण है, कोण अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित मतलब ये त्रिभुज इतना बड़ा सा बन जाए या फिर बहुत छोटा सा बन जाए, ठीक है। अगर वो समबाहु है तो उसके कोण हमेशा ये 3 कोणों में बटा हुआ है, यानी थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, और आपको हमने बताया कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो एक थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 अंश, एक थीटा हमेशा 60 रहेगा, यानी इसका जो एंगल है वो 60 ही रहेगा, चाहे ये त्रिभुज बड़ा बन जाए, चाहे हम पूरे व्हाइट बोर्ड में बना दें, वो त्रिभुज आपका 60 अंश का ही बनेगा एक कोण उसका। इसमें कोण में परिवर्तन नहीं होता, हमने बता दिया कोण अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन भुजा ये x है यहाँ y हो जाए और छोटे वाले में z हो जाए, भाई ये 10 रही हो ये 20 हो जाए, ठीक है, छोटे वाले में 5 हो जाए, भुजा बदल सकती है। तीनों भुजाएं अगर 5-5 हैं तो ये समबाहु त्रिभुज है, इसका एंगल हमेशा 60 आएगा। तीनों भुजाएं अगर 20-20 हैं तो समबाहु बनेगा, इसका एंगल हमेशा 60 आएगा। तो कोण में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोण में कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलेगा क्या, भुजा बदल सकती है, लेकिन बदलेंगे तो एक भुजा जितनी होगी तीनों उतने ही होंगे, तो समबाहु कहलाएगा हमेशा, ठीक है। अब इसकी इतनी प्रॉपर्टी आपको पता हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम जो त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे वो तो केवल हमें उसमें हमें इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि त्रिभुज के बारे में आपको जानकारी हो जाए, बाकी हमें जो पढ़ना है यहाँ पर समकोण को ही पढ़ना है, समकोण को ही पढ़ना है। तो समद्विबाहु का मतलब हो गया जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2, तो x हो गया x हो गया। किसी भी त्रिभुज में ये 90 अंश, समद्विबाहु 90 भी हो सकता है, ये कुछ और भी हो सकता है, ये x x हो गया
और ये y हो गया, तो इसके सामने का कोण थीटा होगा, तो इसके सामने का कोण भी क्या होगा, थीटा। अभी बताया भुजा जैसी होगी उसके संगत कोण भी उसी तरह से होंगे, उसी अनुपात में होंगे। भुजा अगर बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। अब ये y डिपेंड करेगा, अब ये y क्या हो गया, अल्फा हो गया, कुछ भी होगा हमें नहीं पता। ये x है, ये x है। अगर ये एंगल 90 अंश है तो 90 अंश के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं, और ये किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं, या 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, जो त्रिभुज में सबसे बड़ी होती है। तो ये सबसे बड़ी हो गई, ये x है, ये भी x है, इसका मतलब ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अगर ये 90 हो गया और ये दोनों थीटा बराबर है, इसका मतलब ये 45 होगा और ये भी 45 होगा। ये खुद से सोच सकते हैं कि ये एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और जब ये 90 बन गया तो ये 45-45 बनेंगे। समद्विबाहु की प्रॉपर्टी हो गई, तो समद्विबाहु समकोण में ये हो गया और ये बिना समकोण के हो गया, ठीक है। विषमबाहु, विषमबाहु में ये ए, ये बी, ये सी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टियां हो गई। त्रिभुज को हम और डिटेल में आपको और अच्छे से त्रिभुज का ही एक वीडियो बना देंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। त्रिभुज के सारे फार्मूले कैसे डिराइव होंगे, कैसे याद होंगे, कैसे बने हैं, कैसे अप्लाई करना है, वो मैं सब कुछ बता दूंगा। इसमें मैं अभी आपको त्रिकोणमिति पे चल रहा था, तो त्रिकोणमिति में तीन कोण और भुजा के संबंध पढ़ने हैं, और वो तीन जो भुजा कोण बनता है वो किसमें बनता है, त्रिभुज में। और इस त्रिभुज में समकोण को अभी हमने बताया कि समकोण एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, 90 अंश हो, उसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, और अगर एक कोण 90 अंश है तो वो समकोण कहलाएगा। और शेष दो जो बच गए, एक को आधार और दूसरे को लंब कहते हैं, एक को आधार और दूसरे को लंब कहते हैं। तो ये कोण और भुजा में संबंध जो पढ़ने को मिलता है वो कहां मिलता है, त्रिकोणमिति के अंदर। अब आपको समझना क्या है, यहां से अगर हम इस भुजा का भुजा में संबंध लें तो 6 यहां पे सिंबल हैं, आपको याद करना है। जैसे हमने लिखा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, और फिर इसका सेक, और फिर कॉसेक। तो ये 6 सिंबल हैं जो त्रिकोणमिति में यूज होंगे, 6। और इन 6 के नाम आपको पता होने, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब ये साइन थीटा क्या दर्शा रहा है, थीटा इसका मतलब कोण को दर्शा रहा है। अब कोण से कोण में संबंध, कोण से भुजा में संबंध, भुजा से कोण में संबंध, ये हम सब इसमें पढ़ेंगे। तो यहां हम लिख रहे हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां पर लंब और कर्ण, ये एक बार हम यहां सबको लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि ये लंब और आधार हमने कैसे लिखा है, यहाँ लंब है, यहाँ आधार है, यहाँ कर्ण है, ये कैसे पता चलेगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है दोस्त, आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और cot थीटा इसी का जस्ट उल्टा, आधार बटे लंब, और cosec का उल्टा हो जाता है सेक, तो हो जाएगा कर्ण बटे इसका जस्ट अपोजिट आधार, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो ये 6 फार्मूले आपको याद करने हैं लाल बटे कक्का से, LALKKA। साइन का मतलब L बाई के लंब बटे कर्ण, कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, टेन का मतलब लंब बटे आधार, और फिर इसको उल्टा कर देंगे। तो टेन के बाद कॉट आएगा, कॉट में जहां टेन आया था वहां उल्टा हो जाएगा, टेन में L बाई ए था, कॉट में A बाई L हो जाएगा। ऐसे सेक में A बाई के था और कॉस में ये था, सेक में उसका अपोजिट हो जाएगा। साइन में L बाई के था, कॉसेक में इसका उल्टा हो जाएगा। अब ये दर्शा क्या रहा है ये भी समझना है, इधर थीटा है, इधर भुजा है, भुजा का कोण से संबंध दर्शा रहा है, भुजा का कोण से संबंध दर्शा रहा है। मैं बेसिक चीजें आज पूरी बता दे रहा हूं आपको, भुजा का कोण से संबंध दर्शा रहा है। अब ये दो भुजाएं आपको पता चल गई, तो सबसे पहले ये आप जानो कि कौन लंब होगा कौन कर्ण होगा, और ये थीटा है। तो थीटा यहां पर हमने थीटा बनाया है और इसके हिसाब से लिख दिया, ये लंब है और ये आधार है। तो कोई भी त्रिभुज होगा जो उसका लंब है वो डिपेंड किस पे करेगा,
थीटा के सामने की भुजा जो होती है, थीटा के सामने की भुजा सदैव क्या होगी, लंब होगी, और 90 अंश के सामने की भुजा सदैव क्या होगी, कर्ण होगी। और त्रिकोणमिति में हम हमेशा पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। हमेशा क्या पढ़ेंगे, एक कोण ऐसा जो क्या हो, 90 अंश हो, एक त्रिभुज का ऐसा कोण जो 90 अंश हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन त्रिकोणमिति में करते हैं या करेंगे। थीटा के सामने की भुजा सदैव लंब होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए इसको। थीटा पे डिपेंड करेगा कि लंब कौन होगा। यहां पर हमने इसको 90 बना दिया, तो ये कर्ण तो पता हो गया कि 90 के सामने की भुजा कर्ण होगी। अब यहां पर अगर हम इसको थीटा कहते हैं, मतलब आप किस एंगल से देख रहे हैं, थीटा का मतलब आपके देखने का नजरिया। तो यहां हम ए लिख रहे हैं, यहां बी लिख रहे हैं, यहां सी। अगर थीटा ये होगा तो सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। अगर थीटा ये होगा तो इसके सामने की भुजा लंब होगी। तो जब ये लंब होगा तो ये आधार होगा। और अगर आप इसको अल्फा मानते हो, अगर हम अल्फा की बात करें यानी ये कोण की बात करें, तो इस कोण की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। मैं बता रहा हूं, कोण अगर सी की बात करें, साइन सी, तो हमने इस कोण का मान लिया, साइन सी लिख दिया, तो इस कोण का। और साइन अभी हमने बताया लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन सी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहां पर क्या है, ए बी। लंब क्या है दोस्त, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी। साइन सी का मान यहीं पे अगर हम साइन ए लिख देंगे तो इसका मतलब इस कोण की बात हो रही है। अब इस कोण की बात होगी तो इसके सामने की भुजा जो होगी वो लंब होगी, तो बीसी, और बटे में कर्ण तो सेम है, कर्ण चेंज नहीं होता। तो यहां हो जाएगा, देखिए ए और सी बदलने से ये वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि लंब और आधार डिपेंड किस पे करते हैं, थीटा पर। यानी जिस एंगल से आप देख रहे हैं, तो यहां इस एंगल से देखा जाएगा तो लंब ये होगा, इस एंगल से देखा गया तो लंब ये होगा। ठीक है, इसी को और थोड़ा सा आप समझो, जैसे लिखा होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो आप दोस्त ये बताओ, अभी हमने बताया कि ये 90 अंश है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। क्योंकि ये 90 हो गया तो इन दोनों का योग भी 90 होगा। इन दोनों का योग कितना होगा, 90 अंश होगा, तभी तीनों का योग 180 अंश होगा। अब आप बताओ, यदि हम कहें कि साइन, यहां पर साइन सी बराबर ए बी, साइन सी अगर ले रहे हैं तो साइन सी, यहां पर हम साइन सी के बजाय क्या लिख दें, साइन थीटा। अब सी को हमने थीटा लिख दिया, साइन थीटा बराबर, तो लंब हो गया ए बी और कर्ण हो गया ए सी। अब यहां पर हम ले रहे हैं साइन ए को हम यहां क्या लिखे, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तब लंब क्या हो जाएगा आपका, ये बीसी, और ये हो गया एसी। और अगर यहां पर हम ले लें कॉस 90 माइनस थीटा, अब हम यहां कॉस ले रहे हैं, 90 माइनस थीटा का मतलब एंगल यही है, कॉस में ले रहे हैं, तो कॉस में होता है आधार बटे कर्ण। अगर इसके सामने की भुजा लंब होगी तो आधार ये होगा, और आधार कितना है, ए बी। आधार यहां क्या है दोस्तों, ए बी, और कर्ण तो एसी ही होगा। अब आप देखो, ये ए बी साइन थीटा बराबर ए बी, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, ए बी बटे ए सी। ये ए बी बटे ए सी दोनों बराबर है, इसका मतलब आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो दोस्त, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो यही से ये निकल के आता है कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा के। ठीक है, ये सारे फार्मूले यहीं से निकल के आएंगे कि टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है, सेक थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये सारे फार्मूले कहां से निकलेंगे, यहीं से। इसी तरह से वो डिपेंड किस पे कर रहा है, एंगल पे। एंगल बदलेगा तो लंब आधार बदल जाएंगे, और आप देख रहे हो यहां लंब और आधार ही एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं। साइन से कॉस में आने पर लंब और आधार ही चेंज हो रहा है, जबकि कर्ण सेम है। तो इनमें लंब आधार चेंज होगा, तो थीटा बदलने से लंब आधार चेंज होगा, और वो थीटा बदल जाएगा किसमें, 90 माइनस थीटा में। तो ये बेसिक इतना, बाकी कल के वीडियो में हम इसके आगे चलते हैं, और भी जो बेसिक्स बचे हुए हैं उसको बताते हुए आपका आगे के चैप्टर की शुरुआत करेंगे और पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे।